So let's start with today's news highlight from the Hindu newspaper. Let's start our theme analysis. सबसे पहला तो जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाले समय में होने वाला है कि यूएस जो है वो अटैक करेगा। एंड देखिए सबसे पहली हेडलाइन ही आई है दैट यूएस अटैक्स ईरान स्ट्राइक्स 3 न्यूक्लियर साइट्स. So it attacks 3 nuclear sites of Iran. Attacks crossed a big red line, says Iran minister, while asserting the country's right to self-defense. So no immediate signs of radioactive contamination following the sites, says UN nuclear watchdog. So there will be either peace or tragedy for Iran, says Trump, acting without congressional nod. So यूएस ने लॉन्च कर दिया है मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान टारगेटिंग 3 न्यूक्लियर साइट्स. जैसा कि मैंने बोला था कि यूएस के प्लेन्स उड़ चुके हैं. आई थिंक मेरी परसों की वीडियो में है ये पॉइंट कि यूएस के प्लेन्स उड़ चुके थे और B-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया है इन्होंने. B-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया है. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव बॉम्बर्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं. सो B-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया इन्होंने. सो पार्ट ऑफ इजराइल्स वॉर अगेंस्ट ईरान, इसराइल के सपोर्ट में उन्होंने किया है. यूएस यूज़ 30,000 पाउंड ऑफ बॉम्ब्स ऑन यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स. अच्छा, इतने ज़्यादा हैवी वेट पाउंड के बॉम्ब्स को यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी. अब बेसिक क्या है कि इसमें आप देखोगे ये जो 3 साइट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर ये बम्बार्डमेंट हुई है, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड के अंडर है, राइट. ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड के अंडर है. तो हर साइड पे 2-2 बॉम्ब गिराए गए, यानी कुल टोटल 6 बॉम्ब्स गिराए गए हैं. ठीक है, ताकि ये बॉम्ब्स डीप पेनिट्रेट कर सकें. ठीक है, डीप पेनिट्रेट कर सकें और जो यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स हैं उन्हें तबाह कर सकें. सो जो टारगेटेड साइट्स हैं वो फॉर्डो हैं, नतंज हैं एंड इस्फाहान है. ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं, ये साइट्स हैं, यहाँ पर अटैक किया गया है. सो दीज वर बरीड अंडर अ माउंटेन. और ये माउंटेन अब पता चला कि क्यों 30,000 पाउंड की ज़रूरत पड़ी है. ये माउंटेन के अंडर ये बरीड है, यहाँ पर भी उसके भी नीचे 2 फीट नीचे बरीड है ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स. इसीलिए 2-2 बॉम्ब गिराए गए. और B-2 बॉम्बर बहुत इफ़ेक्टिव है, वो पेनिट्रेट कर सकता है डीप इनटू द ग्राउंड ऑल्सो. दैट इज़ वाई इसको यूज़ किया गया. सो मोटिवेशन एंड एक्शन क्या था. दैट क्लेम टू completely and fully obliterate the nuclear sites and action taken without US congressional approval. यानी कि US की जो कॉन्ग्रेशनल है उसका अप्रूवल नहीं लिया गया. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेड द डिसीजन. सो न्यूक्लियर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, अभी UN जो है वो देख रहा है कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है, कहीं न्यूक्लियर इमीडिएट रेडिएशन है कि नहीं है. तो अभी इमीडिएट रेडिएशन तो नहीं, साइंस उसके जो साइंस है इमीडिएट रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन के नहीं किए गए. अब बेसिकली इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है कि ईरान ने बोला है कि यूएस ने एक बिग रेड लाइन क्रॉस कर ली है ये करने के बाद. एंड इट रीअफर्म दैट इट विल नॉट हॉल्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. ये भी बोल दिया है कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकने वाले हैं. सो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची राइट टू सेल्फ डिफेंस इन्वोक्ड. Okay, warned of consequences, blamed US of warmongering. सो ईरान को पता भी नहीं कि ये बयान देकर कि वो अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उसे ड्रॉप नहीं करने वाले हैं. ये बयान देकर उन्होंने अपने आप को कितना ज़्यादा मुश्किल में डाल लिया है. सो यूएस ने वैसे तो उन्हें समय भी दिया है कि वो चाहें तो सुलह कर सकते हैं, अभी भी समय है. यूएस ने बोला है कि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ
सेड दैट स्ट्राइक नॉट मेंट टू बी ओपन एंडेड, ठीक है, उन्होंने बोला है कि स्ट्राइक जो है दैट वाज नॉट ओपन एंडेड एंड डज नॉट सीक वॉर, ओके। सो उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि डज नॉट सीक वॉर, मतलब वॉर बेसिस पे नहीं था, सिर्फ न्यूक्लियर इन्रिचमेंट साइट्स तबाह करने के बेसिस पे था ये कदम। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपॉर्चुनिटी फॉर ईरान टू रिटर्न टू डिप्लोमेसी। सो डिप्लोमेटिक फॉलआउट क्या है कि ईरान डिक्लेयर डिप्लोमेसी हैड एंडेड, ईरान ने डिक्लेयर किया है कि डिप्लोमेसी अब ख़त्म हो चुकी है और ईरान इज़ गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद रशिया, पोटेंशियल फॉर रीजनल एस्केलेशंस एंड लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस के बारे में भी ये वर्क करेगा। अब यूपीएससी के रिलेवेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वैसे तो इट सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर और ये होने वाला है निकट भविष्य में। रशिया बस कूदे ना, थोड़ा समझदारी से इसमें एक्शन ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज़ वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है। सो वहाँ पर ही अगर रशिया का फोकस रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ वर्ल्ड इकनॉमी ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा, जो वर्ल्ड ट्रेड है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ह्यूमंस जो हैं वहाँ पर त्राही त्राही मच जाएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडमिसिबल फॉर रशिया टू स्टेप इन। सो इम्पोर्टेंस क्या है यूपीएससी के हिसाब से, सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो उस बेसिस में जो जीएस पेपर 2 है आईआर का, जो इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है, उसमें यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वेस्ट एशिया पॉलिसी पे, ऑयल ट्रेड पे एंड स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी पे, ठीक है, और ग्लोबल जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए और इंडिया पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा है इसका, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो नॉन प्रोलिफरेशन इश्यूज़ हैं, रोल ऑफ IAEA क्या है एंड न्यूक्लियर वॉचडॉग्स कौन कौन है, इस बेसिस में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे थोड़ा और अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब एसेस के बेस में आप कर सकते हो कि वॉर एंड पीस इन द न्यूक्लियर वर्ल्ड क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड को कैसे, दूसरी कंट्रीज़ को कैसे डील करना चाहिए, आप इस पर ऐसे लिख लीजिएगा दैट वॉर एंड पीस in a nuclear world. Right? Global conflicts and future diplomacy क्या होने चाहिए, ठीक है। अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस पर फ्यूचर डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आप ये मैप देख सकते हैं, ये 3 साइट्स है, फोर्डो, नातान्स एंड इस्फाहान, और ये सैटेलाइटिक इमेज है दैट शोज क्रेटर्स, दीज आर द क्रेटर्स वेयर ईरान critters at Iran's Fordo facility after US strikes. So 14 GBU-57 MOP bunker buster, ये bunker buster है, bombs used on at least 2 sites. अब इसमें ईरान ने क्या किया है, मैं अभी आगे न्यूज़ में भी आपको दिखाऊंगी। ईरान ने, दिस इज़ B2 बॉम्बर, ईरान इज़ नाउ प्लानिंग टू ब्लॉक दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये यही करने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देगा। अब वो जब ब्लॉक करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो उसमें क्या होगा
कि वर्ल्ड जो है वो प्रेशर बनाएगा यूएस और इजराइल पे कि भाई रोको इसे। यही इसकी स्ट्रैटेजी है। सो इंडिया के स्टैंड में पीएम कॉल्स फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। पीएम नरेंद्र मोदी स्पोक टू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान Masoud Pezeshkian and called for immediate de-escalation on Sunday hours after US strike 3 prominent nuclear sites at Iran. So the conversation between the two leaders is significant as it came ahead of an emergency meeting of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency in Vienna, where US attack on Iran will be the main subject of attention. सो एक इमरजेंसी मीटिंग का गठन किया गया है बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IAEA इन वियना, और टॉपिक रहेगा कि यूएस ने ईरान पे जो अटैक किया है उसके ऊपर कन्फ्रंटेशनल रहेगा बेसिकली, और इस पर डिस्कशन किया जाएगा। सो एज आई टोल्ड यू कि ईरानियन पार्लियामेंट वोट्स टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो ईरान पार्लियामेंट The Majlis has reportedly approved the closure of Strait of Hormuz। जैसा कि मैंने बताया था कि Strait of Hormuz they are planning to close response to attacks by the US on Iranian facilities, nuclear facilities। अभी ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो अब ये क्या करेंगे कि जो Strait of Hormuz है उसको क्लोज़ कर देंगे, Strait of Hormuz को क्लोज़ कर देंगे। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रेड का डिस्ट्रप्शन भी होगा, ठीक है। तो यही इनके पास स्ट्रैटेजी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या कहते हैं, अगर हम इसको बंद कर दें तो कहीं ना कहीं यूएस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा एंड इज़राइल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ये जो एस्केलेशंस हो रहे हैं इन्हें रोक दिया जाए, अटैक हो रहा है इन्हें रोक दिया जाए। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमन and the Arabian Sea and is one of the world's most important oil trading routes. As I told you, it is one of the most important oil trading routes. So next is man of war. The Trump has made Israel's war with Iran more dangerous for the region. अब ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है पर्टिकुलरली इन वेस्ट एशिया, ठीक है। And this article claims that Trump transformed Israel's war with Iran into America's war. So this article जो है ये highlight करता है US interventions and failures in the West Asia। अब ये उसके अलावा ये आर्टिकल ये भी कवर करता है कि ट्रम्प का रोल क्या रहा है एस्केलेशंस में। So Trump is basically blamed for escalating Israel-Iran conflict by supporting preemptive US military strikes। ये preemptive जो टर्म हो रहा है ये यूज़ हो रहा है, ये क्या होता है, इसका क्या रोल होता है और किस तरीके से एक नेशन जो है preemptive एक्शन ले सकता है, इसको आपको पता होना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये सिर्फ वो उसमें ही नहीं UPSC के उसमें ही नहीं पूछा जाएगा, आपके रिटन में हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछ लें आपसे। सो US used Tomahawk missiles and bunker busting bombs on Iranian nuclear facilities। So these are the missiles, Tomahawk missiles and bunker busting bombs।
सो ट्रम्प एक्टेड विदाउट वेटिंग फॉर डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन. उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, और आई हैड ऑलरेडी सेट कि 2 हफ्ते का टाइम नहीं, ये 2 दिन में ही हो जाएगा. आजकल में हो सकता है ये न्यूज़ आ जाए, 2 डेज़ में ही ये हो जाएगा. ठीक है. अब इसका हिस्टोरिकल पैरेलल क्या है कि यूएस पैटर्न ऑफ फेल्ड इंटरवेंशंस, अफ़गानिस्तान में भी तालिबान रिटर्न आफ्टर 20 ईयर्स, उसमें भी इंटरवेंशन किया था यूएस ने. इराक़ में उसने फॉल्स क्लेम किया था ऑफ द WMDs. ठीक है. एंड लीबिया में भी डिस्टेबलाइजेशन हुआ था एंड रेजीम चेंज हुआ था उसके इंटरफेरेंस की वजह से. सो दिस सजेस्ट यूएस डजंट लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स. सो ईरान न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसमें यूएस इंटेलिजेंस ईरान हैड नो एक्टिव वेपनाइजेशन प्रोग्राम. यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से ईरान में कोई एक्टिव वेपनाइजेशन प्रोग्राम नहीं था. सो ट्रम्प विड्रू फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील. ईरान रिज्यूम्ड न्यूक्लियर एक्टिविटी पोस्ट यूएस विड्रॉल. जब यूएस ने विड्रॉ कर लिया न्यूक्लियर प्रोग्राम से, न्यूक्लियर डील से, तो ईरान ने रिज्यूम कर लिया अपनी जो एक्टिविटी न्यूक्लियर इनरिचमेंट की फॉर वॉर पर्पस, उसको यूज़ करने के लिए. अब जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ है इस इंटरफेरेंस का. सबसे पहले तो देयर वुड बी डिस्टेबलाइजेशन इन वेस्ट एशिया एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन यूएस डिप्लोमेसी स्पेशली अमंग स्मॉलर पावर्स, and North Korea unlikely to negotiate denuclearization under current US posture. अब कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हुए हैं कि रीजन में स्पायरल into deeper conflict and insecurity and risk of broader West Asian war due to unchecked militarism, especially Israel. ये होगा कि अनचेक मिलिट्रिज्म वहाँ पर हो सकता है इसराइल, स्पेशली इसराइल के कंटेक्स्ट में. सो ट्रम्प्स एक्शन व्यूड एज टर्निंग रीजनल वॉर्स इनटू ग्लोबल क्राइसिस. ये इस तरीके से देखा जा रहा है. अब इसका जो इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के हिसाब से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये है कि सबसे पहले तो जीएस पेपर 2 जो है आपका, उसमें यूएस ईरान ट्रायंगल, यूएस ईरान एंड इसराइल ट्रायंगल, एंड इंडिया स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग रोल क्या होना चाहिए इसमें. इस पर आपको डिस्कशन थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखनी चाहिए. JCPO एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT इम्प्लिकेशंस क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस, रोल ऑफ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एंड आर्म्स कंट्रोल. ठीक है. इसके अलावा आप मिडल ईस्ट क्राइसिस क्या अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, ग्लोबल पीस क्या होना चाहिए उस कंटेक्स्ट में, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, और साथ ही साथ वर्ल्ड को इससे कैसे डील करना चाहिए सो दैट थिंग्स डू नॉट गो वर्स. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. इन अ कॉल विद ईरान प्रेसिडेंट Modi calls for immediate de-escalation. So PM raises concern over recent escalations, reiterates India's call for dialogue and diplomacy as the way forward ahead of the crucial IAEA's Board of Governors meeting. He thanks Pezeshkian for the safe return of the Indian nationals from the Iran. So, hours after the US struck 3 prominent nuclear sites, PM Narendra Modi on Sunday spoke with the president of Iran, Masoud Pezeshkian, and called for immediate de-escalation. The remark is the first from India, which is the strategic partner of Iran after US bombing. So the two sides have been engaged closely in ensuring the safety of Indian citizens in Iran since the West Asia conflict escalated on June 13. The conversation between the two leaders is significant as it came ahead of an emergency meeting of the Board of Governors of International Atomic Energy Agency
in the Vienna, where US attack on Iran will be the main subject of attention. So, what is India's stance on it? Officials here hinted that they were closely watching the developments in Iran, where US struck the nuclear sites in Fordo, Natanz, and Isfahan. Following the US attacks on the three nuclear sites, the Iranian foreign minister the called on the UN member states to condemn the US action and indicating Tehran changing position on furthering nuclear negotiations with the Western power. So last week we were in negotiations with the US where when Israel decided to blow up the diplomacy. So this week we held talks with E3, Germany, UK and France, or EU, European Union. When the US decided to blow up that diplomacy, what conclusion would you draw? So to Britain and the EU high rep, high rep, it is Iran which must return to the table. But how can Iran return to something it never left? Let alone blow up, Mr. Arakchi said in the message on his social media handles. So what is Iran's appeal? In a message to international community and members of the UN, Iran's foreign minister on Sunday called upon the UN and its responsible member states to fulfill their responsibilities in the face of attack by US. So it is also here that India will participate in the emergency meeting of the IAEA's Board of Governors on Monday, that is scheduled in Vienna, that is today. So next is infrastructure deficiencies, low funds affecting organ transplant. So what is the major issues what are the major issues that has been identified? बेसिकली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स की बात की जा रही है, दैट लैक ऑफ डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थिएटर्स, शॉर्टेज ऑफ ट्रांसप्लांट इंटेंसिव केयर यूनिट्स, ICU बेड शॉर्टेज इन ट्रॉमा सेंटर्स, क्रिटिकल फॉर ब्रेन डेड डोनर मेंटेनेंस. इसके बारे में बात की जा रही है कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है इंडिया में, दैट हैज़ बीन क्रिपल्ड बाय मल्टीपल इश्यूज़. तो इश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं कि डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, ट्रांसप्लांट इंटेंसिव केयर यूनिट्स नहीं है और ICU बेड्स भी नहीं है फॉर ब्रेन डेड डोनर्स. सो उसके अलावा और क्या इश्यूज़ हैं कि फंडिंग चैलेंजेस हैं. So there is insufficient financial support for the patients needing the costly post-transplant medication, inadequate budgetary allocations for expanding transplant capacity, human resource shortage भी है कि deficiency of specialized doctors and surgeons for the transplant, and also the low performance against the need. So only 13,476 kidney transplant performed in government and private hospitals. Recommended target क्या था? 1 lakh plus cases. This was far below the requirement. ये केसेस थे इतने जो आए थे, 1 लाख केसेस. सो प्रोसीजरल डिलेज़ की अगर हम बात करें तो ये भी एक इशू है. कम्बरसम अप्रूवल जो चाहिए होता है, एलोकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन डिलेज़ होते हैं. दिस हैम्पर्स द एफिशिएंसी. अब इसका जो रिलेवेंस है वो क्या है? सबसे पहले GS पेपर 2 में गवर्नेंस एंड हेल्थ सेक्टर में आपका ये आ जाता है, राइट.
highlights the governance gaps in public health infrastructure and can be used in answers on universal health care, organ donation policy और हेल्थ सेक्टर फॉर्म्स रिफॉर्म्स. क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको. बेसिकली ये जो पार्ट कवर करता है यूपीएससी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि क्या सोशल स्कीम्स होने चाहिए, उसके साथ साथ क्या सोशल स्टेप्स होने चाहिए फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, ये इस तरीके के जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो गैप्स आ रहे हैं उस पर कैसे वर्कआउट करना चाहिए, इस पर कैसे गवर्नमेंट इनैक्ट करना चाहिए, क्या पॉलिसीज़ करनी चाहिए, किस तरीके से जो लूप होल्स हैं उन पर वर्क करना चाहिए, आप इस पर नोट्स बना लीजिएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर्स ग्लोबल आउटरीच. इसका कंटेक्स्ट क्या है कि इन इंडिया आफ्टर मैथ April 22 पहलगाम terror attack, India launched Operation Sindoor, aimed at strengthening the international consensus and support against terrorism, and focused on public diplomacy, projecting a unified Indian political voice globally. की हाइलाइट्स क्या हैं इसके जो ये आर्टिकल छपा है, शशि थरूर जी ने जो अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट किए हैं, दैट सबसे पहला तो ये कि देयर इज़ यूनिटी इन फॉरेन आउटरीच. सो व्हाट आर द पॉइंट्स इन दैट? डेलीगेशन comprised MPs across the parties and regions sent a strong bipartisan message on terrorism, showed India's democratic and diverse political fabric. Public diplomacy in action, India engaged nations like US, Brazil, Panama, Colombia, Guyana and others, and advocated India's right to self-defense counter-terrorism stand. It also pushed for action against terror groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. And strategic messaging क्या गई है कि it highlighted the cross-border terrorism from Pakistan and importance of intensive care for terror victims. Demand for verifiable actions against state-backed terrorism. Now, what are the 3 T's he is talking about? Tradition, talent and tourism. Tech, trade and tradition. That framed India's identity as a peace-loving democracy and supporter of inclusive and sustainable development. So, global institutional leverage क्या है इसमें कि it stressed India's case for UNSC reforms and permanent membership and linked anti-terror advocacy with India's low role in global governance. It tied Indian diplomacy to India's G20 presidency and BRICS leadership. अब यूपीएससी के केस में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जीएस पेपर 2 में इट इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, क्या होना चाहिए, इंडिया की डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, एंड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, इंडियाज़ अप्रोच टू काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ठीक है, एंड पब्लिक डिप्लोमेसी एज ए सॉफ्ट पावर टूल. ये आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिन पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. उसके अलावा ऐसे से रिलेटेड थीम्स क्या हो सकती है, इंडिया सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए. इससे मिलता जुलता डेफिनेटली डायरेक्ट नहीं आएगा, बट आप इस पर अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड इंडिया स्ट्रेंथ ऑन ग्लोबल स्टेज क्या होने चाहिए. एंड प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन तो ऐसा कुछ आ नहीं सकता है, इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं. बेसिक जो इसमें इम्पोर्टेंस है, व्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप इसके एस्पेक्ट में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट है और ऐसे के एस्पेक्ट में वो आप कर सकते हो जो मैंने टॉपिक्स बताए आपको. और उसके अलावा आप प्रीलिम्स में थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ
पॉइंट्स जो हैं, बेसिक पॉइंट्स जो होने चाहिए, ठीक है, जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, उस पर आप नोट्स बना लीजिएगा। एंड उसके अलावा यूएनएससी और ब्रिक्स एंड G20 ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन है। अब कंक्लूसिवली इसमें क्या बोला गया है कि ऑपरेशन सिंदूर रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सो यूजेस strategic diplomacy, cultural identity and global partnership to promote peace and security, sets an example of cohesive bipartisan and principle-based outreach in foreign affairs. So next is steering the Indian economy amidst global troubles. We all know what troubles are going on. So the global economy is facing instability due to inflation, supply chain disruptions and geopolitical tensions. इसको मैं आपको समराइज़ करके बता दे रही हूँ इन पॉइंट्स। सो इंडिया इज़ पोजिशन्ड रिलेटिवली बेटर बट नीड्स लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स टू सस्टेन ग्रोथ एंड कैपिटलाइज ऑन ग्लोबल शिफ्ट्स। की पॉइंट्स क्या हैं बेसिकली इस जो आर्टिकल है उसका एडिटोरियल का। सो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया इसमें, दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर persist due to supply chain bottlenecks, geopolitical issues like Iran, Israel, Ukraine war, and many Western economies are at risk of stagflation or recession. India's economic outlook क्या है? India has shown resilience due to increased capital expenditure by government, stable monetary policy, and growing domestic demand. ये सब इश्यूज हाईलाइट किए गए। एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट ग्रोथ इज चैलेंज्ड बाय ग्लोबल स्लो डाउन। नाउ व्हाट अपॉर्चुनिटीज लाई डाउन फॉर इंडिया अमिस्ट दीज ग्लोबल ट्रबल्स? सो ग्लोबल फर्म्स आर de-risking supply chains away from China. India can leverage this shift, means it can take use of effective shift PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, एंड पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सकती है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लाइक टू स्ट्रेंथन द लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce compliance burdens for business, push for free trade agreements FTAs, and enhance ease of doing business. ट्रेड पॉलिसी एंड FTAs के बारे में अगर हम बात करें क्या होनी चाहिए? सो ongoing FTAs with UK, EU and Australia are critical to export diversification. ठीक है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल होता है? बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करते हो अपने, तो आप जैसे इस तरीके के अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इजराइल ईरान के बीच में, वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन होती है, सो यू कैन, अगर आपके एक्सपोर्ट्स किसी ऐसे रीजन में डाइवर्सिफाइड है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है और ईज़िली आप स्मूथली आप ट्रेड कंडक्ट कर सकते हो, सो उससे आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो आप जो नुकसान है इससे बच सकते हो। So India must push for reciprocal trade and ensure level playing field for domestic exporters. Industry and supply chain concerns क्या है? That global firms want clarity on tariff, stability, dispute resolution, and regulatory environment. So US firms raise concerns over unilateral tariff changes under India's trade regime. अब इसका UPSC से क्या रेलेवेंस है? GS पेपर 3 में आपका इंडियन इकोनॉमी है, उसमें आपका इकोनॉमिक रीसाइलिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, इस पर आप नोट्स बना सकते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये आपके पॉइंट्स हो सकते हैं कुछ जिन पे आप नोट्स बना सकते हैं। ट्रेड पॉलिसीज़ एंड FTAs क्या होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उसमें क्या होना चाहिए, ट्रेड पॉलिसीज़ एंड FTAs, राइट। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन क्यों होना इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ट्रेड डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और आप इस टॉपिक पे भी नोट्स बना सकते हैं, दैट इंडियाज़ रोल इन अ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड रीसाइलेंट ग्रोथ इन अनसर्टेन टाइम्स।
So India has a window of opportunity to emerge as a global economic hub by ensuring structural reforms, enhancing global competitiveness, and attracting the supply chain realignments. So next is India trails in critical tech, particularly semiconductor tech. So the US and China lead across five critical tech sectors: semiconductors, AI, biotechnology and space एंड क्वांटम. ये फाइव सेक्टर्स हैं जिनमें यूएस एंड चाइना लीड करते हैं. ठीक है. सो इंडिया की पोजीशन क्या है ये इसमें डिस्कस किया गया. सो अ न्यू ग्लोबल इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड to assess 25 countries to perform across 5 technology sectors: AI, biotechnology, semiconductor, space and quantum. So India lags significantly behind the top 3: US, China and Europe across most technology sectors. Developed using public and commercial data, the Critical and Emerging Technologies Index allows policymakers to explore countries' relative strengths and weaknesses across these sectors. So, to reflect strategic importance, sectors were assigned default weights: semiconductors 35%, AI 25%, biotechnology 20%, space 15% and quantum 5%. So these were based on 6 criteria. 6 criteria पे ये बेस थे, सच एज जियो पॉलिटिकल रेलिवेंस एंड डुअल यूज़ पोटेंशियल. अब ये चार्ट 1 शो करता है आपका द ओवरऑल इंडेक्स स्कोर ऑफ ऑल द कंट्रीज. इंडिया विद अ सोर्स ऑफ 15.2 इज़ बिलो फ्रांस एंड अबव रशिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. सो चार्ट 1 देखिए आप, इसमें इंडिया जो है कहाँ स्टैंड करता है. सो इसमें इंडिया का एआई का जो स्कोर है दैट इज़ 3.9, बायोटेक्नोलॉजी इज़ 4, सेमीकंडक्टर जो है वो 2.4 है, स्पेस जो है दैट इज़ 3.6 एंड क्वांटम जो है दैट इज़ 1.3. सो टोटल यानी कि टोटल जो स्कोर है वो 15.2 है. इंडिया का 15.2 है. So the US leads in all the 5 sectors, powered by deep investments, strong research force, and decentralized innovation ecosystems spanning government, academia, and industry. Its dominance is most pronounced at AI, semiconductors, and space. So China is also closing the gap. China, you can see that it is just second one. So China is also closing the gap, especially in biotechnology and quantum. China is backed by centralized planning, scale, and state-led investment. It still lags in semiconductors and advanced AI due to dependence on foreign tools and weaker private research. So Europe ranks third overall, showing strength in biotech and quantum, but falling behind in semiconductors and space. सो ये इंडेक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है ये कौन इशू करता है. द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स कौन इशू करता है, क्या क्राइटेरिया है इसके मेजर करने के, क्या पैरामीटर्स हैं. जो 6 पैरामीटर्स की बात की गई इसमें से 2 ही बताए गए हैं, तो क्या 6 पैरामीटर्स हैं उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ in a slowing economy. So basically the article discusses, मैं summarize करके बता दे रही हूँ. The article discusses the significance of coordinating fiscal and monetary policies, to address economic slowdowns, drawing examples from India, UK and US. In India, the RBI reduced the repo rate by 250 basis points between February 2019 and May 2020 to stimulate the demand. However, the full impact was limited due to insufficient fiscal support. The COVID-19 crisis further highlighted the need for synchronized action.
So in UK and US, during the 2008 financial crisis and 2020 pandemic, central banks slashed interest rates while governments announced stimulus packages, leading to better economic outcomes. So the article emphasizes that in times of weak demand, monetary policy alone cannot revive the growth unless accompanied by fiscal expansion. So this is also needed. So it also underlines that effective macroeconomic management requires proactive policy coordination rather than over reliance on monetary policy. The piece calls for flexible and dynamic policy framework to respond to economic shocks. It warns against placing the burden solely on interest rate cuts and advocates for targeted fiscal interventions such as public spending and tax reliefs for the people. सो यूपीएससी के उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, इन द स्लोइंग इकोनॉमी, सो दैट देयर कुड बी सम बूस्ट. इस पर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया कुड अचीव क्वांटम कम्युनिकेशन यूजिंग सैटेलाइट बाय 2030 सेज IIT दिल्ली प्रोफेसर. सो इसमें बेसिकली शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ, यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो एम करता है सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन बाय 2030 अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर्स ऑफ IIT दिल्ली. दिस टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड हाईली सिक्योर इन्वॉल्व्स क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने QKD के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस वीडियो में. and can function without physical connections, making it a deal for satellite based transmissions. So the IIT Delhi team has successfully tested the quantum communication over 100 meters. And now target scaling up to using ground stations and satellites, that is around 600 to 700 kilometers apart. So the National Quantum Mission, launched in 2023, will provide crucial funding and infrastructural support. India's growing capabilities in quantum tech and eco-global developments, especially in China and US, who have already made strides in satellites. QKD, once achieved, quantum communication will strengthen India's cyber and defense security, boosting data confidentiality and national tech prowess, making it a key topic for the users and the nation. So UPSC के बेसिस में जो क्वांटम साइंस है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसका क्या रोल हो सकता है, और QKD क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे. एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इसका क्या रोल हो सकता है, क्या ग्रेटर रोल हो सकता है इसका, ये आपको मालूम होना चाहिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टिल्थ फ्रिगेट INS Tamal to be commissioned on July 1. So this will be the last warship of Indian Navy to be built outside India. It has 26% indigenous components including the BrahMos long range cruise missile and cutting edge technologies. So इसकी strategic importance क्या है, that it is a part of project 11356 Kriva class. INS Tamal is the 8th in the series, built with Russian assistance. So enhances blue water naval capabilities. INS तुशील जो है वो 7th है and this is 8th in the series. And supports Atmanirbhar Bharat and Make in India in defense. Will join the Western Fleet known as the SWORD arm of the Indian Navy. Technological features क्या है इसके, बेसिकली 125 मीटर लॉन्ग है ये INS तमल जो है, 3900 टन जो है
वॉरशिप फीचर्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और उसके साथ साथ इनहांस्ड हेल्थ एंड स्टेबिलिटी कंपेयर टू प्रीडेसेसर्स। 26% इंडिजिनियस कंपोनेंट्स हैं दैट इंक्लूड्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, improved navigation and electronic warfare, advanced hull designed for better sea keeping, hull design है इसका, ठीक है, इसे पूरा बताया गया है। एंड सर्वाइवेबिलिटी, ये इसका रेलेवेंस है बेसिकली। अब यूपीएससी के कंटेक्स्ट में आपको क्या करना है कि आपने जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स है वो कौन सी, ब्रह्मोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी 2024 में आ चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने स्टेटमेंट स्वैप कर दिए थे और डिफरेंस पूछ लिया था दोनों के बीच में, सो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि डिफेंस पे यूपीएससी का ज़्यादा फोकस है। सो नेक्स्ट इज DGCA launches comprehensive audit to enhance aviation safety. So DGCA has launched a comprehensive nationwide safety audit to enhance India's aviation ecosystem. मैं आपको ये शॉर्ट में बता दे रही हूँ। Triggered by the recent flight incidents and safety concerns, the audit will assess regulatory compliance, safety protocols, and standard operating procedures across the airline operations. So, multi-dimensionally team बनाई जाएगी that will include the flight operations, airworthiness, and aerodrome experts that will conduct on-site inspections covering aircraft crew and operator readiness. So, this 360-degree audit जो है will evaluate proactive safety measures, system vulnerabilities, and emergency preparedness. It aligns with DGCA safety management, SMS, and risk-based audit program. So the initiative seeks to strengthen passenger confidence and prevent operational disruptions. It is essentially crucial and amid the rapid expansion of India's aviation sector and increasing passenger loads. So by identifying and resolving deficiencies, the audit will help reinforce India's position as a world-class safety-compliant aviation hub. So एयर सेक्टर इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एविएशन सेक्टर में क्या DGCA का रोल है, अब क्या सेफ्टी इसमें रोल होना चाहिए फॉर द पैसेंजर्स, ठीक है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स क्या होनी चाहिए जो अभी रिसेंट में जो क्रैशेस हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विद इंसेक्ट बेस्ड लाइफ स्टॉक फीडिंग। सो बेसिकली इसका कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया इज़ एक्सप्लोरिंग इंसेक्ट बेस्ड लाइफ स्टॉक फीड टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट इज़ AMR, with insect based livestock feed to reduce the environmental impact and promote sustainable agriculture. अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। What is AMR and why it matters? AMR है क्या और क्यों ये मैटर करता है? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक प्रमोट्स AMR, a major public health threat. Antibiotics in animal feed contribute to antibiotic resistance genes in the environment, soil and water. WHO projects AMR related deaths may increase to around 10 million per year by the 2050 globally. अब insect based feed क्या है? A sustainable alternative. So rich in protein and micronutrients, zinc, calcium, iron, better digestibility than soy or fish based feeds, and low cost, low resource input makes it climate smart and scalable. So benefits क्या हैं इसके? बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेनिफिट्स भी बताए गए हैं।
that it reduces the dependence on antibiotics and in livestock, shrinks environmental footprints of animal farming, and promotes circular economy by using organic waste to rear insects, boost food security and supports One Health framework. अब कॉमन इंसेक्ट्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, तो सबसे पहला तो आपका जो ब्लैक सोल्जर फ्लाइज हैं वो यूज़ की जाएंगी. इनका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ हर्मेशिया इल्यूसेंस. हर्मेशिया इल्यूसेंस ये इनका साइंटिफिक नेम है ब्लैक सोल्जर फ्लाइज का. एंड नेक्स्ट इज़ हाउस फ्लाइज यूज़ किया जाएगा. दैट इज़ मुस्का डोमेस्टिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है हाउस फ्लाइज का. उसके अलावा crickets and grasshoppers and mealworms. ये सब फीड किए जाएंगे जो यूज़ होंगे. इंडिया का इनिशिएटिव क्या है इसमें कि ICAR एंड पार्टनर्स प्रमोट insect feed adoption and formal MOUs with firms like Urmul Nutri India Private Limited, research by CRBA ICAR on feed conversion and safety. अब इसका जो रेलेवेंस है वो ये है कि GS पेपर 3 में इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स है, सस्टेनेबल इसका यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर बेसिस पे क्या यूज़ है इसका, ठीक है, लाइफ स्टॉक में क्या यूज़ है इसका, एंड बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली जो यूज़ इसका है कि इंसेक्ट बेस्ड फीड का क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है. और उसके अलावा फूड सिक्योरिटी को भी आप एड्रेस कर सकते हो अपने नोट्स में. एनिमल हस्बेंड्री रिफॉर्म्स भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, क्या होने चाहिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकते हो. तो बेसिकली ये जो फ्लाइज़ के नाम में, इंसेक्ट्स के जो नाम मैंने आपको बताए थे, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ मेंस में ही नहीं, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर आई एंड माई एनालिसिस एंड I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.